नमस्कार, मैं मनोज साहू कंपटीशन विंग के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। छत्तीसगढ़ के इतिहास का आज का हमारा ये छठवां वीडियो होने वाला है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं काकतीय राजवंश को। काकतीय राजवंश को हम एमसीक्यू के माध्यम से उसको पढ़ेंगे और उसके साथ साथ काकतीय राजवंश की बेसिक डिटेल भी देखेंगे। ठीक है, काकतीय राजवंश आज का जो रहेगा मुख्य टॉपिक रहेगा। इसको पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि जो कंपटीशन विंग है वो आप सभी के लिए निःशुल्क में एक मासिक मैगजीन ला रही है। ठीक है, जो नियर में आपके जो रायपुर में नालंदा और सेंट्रल लाइब्रेरी में उपलब्ध है। इसके अलावा ये आप इसको जो ऑफिस है कंपटीशन विंग का रायपुर में, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है क्योंकि इसमें पूरे महीने की जो छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो अच्छे से कवर किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पीएससी को ध्यान में रखते हुए जो आने वाला जो एग्ज़ाम है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कंपटीशन विंग एक टेस्ट सीरीज़ चला रहा है। ठीक है, जिसमें आप रजिस्टर हो सकते हो। इसमें टोटल 19 टेस्ट रहेंगे। ठीक है, इसमें कुल कुछ टेस्ट टॉपिक वाइज रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, और कुछ टेस्ट जो है जो प्रीलिम्स में आते हैं जीएस और सी सेट, वैसे वैसे टाइप के इसमें टेस्ट सीरीज़ बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसको आप इसमें आप लोग इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है काकतीय राजवंश। ठीक है, काकतीय राजवंश की पृष्ठभूमि क्या थी, कहाँ से वो स्थापित हुए थे। काकतीय जो राजवंश है उनका अगर स्टार्टिंग देखें हम लोग तो वो मूल रूप से वारंगल के थे। ठीक है, कहाँ के थे, वारंगल के थे। गणपति नामक एक राजा हुआ करता था। ठीक है, गणपति गणपति नामक एक राजा हुआ करता था, जो कहाँ का था, ये वारंगल का था। वारंगल क्षेत्र में इनका शासन था काकतीयों का। गणपति नामक, गणपति का कोई संतान नहीं था। इनकी एक पुत्री थी रुद्रांबा, रुद्रांबा देवी। आगे चलकर रुद्रांबा देवी इसकी उत्तराधिकारी बनती है, क्योंकि गणपति का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनकी अपनी पुत्री को उनको अगला जो है शासक नियुक्त करना पड़ा। फिर रुद्रांबा के बाद इनकी पुत्री होती है ममडम्बा देवी। चूंकि इनकी भी कोई पुत्र नहीं रहता। ठीक है, ममडम्बा देवी की दो पुत्र रहते हैं, अन्नम देव, प्रताप रुद्रदेव, और इनकी एक पुत्री रहती है रैला देवी। ठीक है, तो रुद्रम्बा के बाद इनकी पुत्री होती है ममडम्बा देवी। ममडम्बा देवी के दो पुत्र रहते हैं और एक पुत्री रहती है, अन्नम देव, प्रताप रुद्रदेव और रैला देवी। ठीक है, तो रुद्रम्बा देवी क्या करती हैं, ममडम्बा देवी के एक पुत्र, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव को गोद ले लेते हैं। ठीक है, किनको गोद ले लेते हैं, प्रताप रुद्रदेव को, और अगला शासक किसको बना देते हैं, रुद्रम्बा देवी के निधन के बाद प्रताप रुद्रदेव शासक बन जाता है, कहाँ का, वारंगल का। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव के बाद आगे चलकर प्रताप रुद्रदेव के शासनकाल में मुस्लिम आक्रमण होता है दिल्ली सल्तनत की तरफ से, खिलजियों का। ठीक है, 1309 ईस्वी के आसपास, ठीक है, 1309 ईस्वी में जो मलिक काफूर रहते हैं, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अपने विजय अभियान जो दक्षिण क्षेत्र में चला रहे होते हैं, उसके सेनापति रहते हैं सेनापति मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर आक्रमण कर देते हैं वारंगल में। वारंगल में शासक कौन है इस समय, वारंगल में शासक है प्रताप रुद्रदेव, और प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण कर देते हैं। प्रताप रुद्रदेव इससे लड़ने के योग्य नहीं रहता, चूंकि उसके पास सेनाएं कम रहती है, तो क्या कर देता है, ये आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण के बाद ये मलिक काफूर को वायदा करता है कि मैं आपको कुछ जो राशि है वो वार्षिक भेंट करूंगा। ठीक है, टकोली के रूप में जैसे होता है वैसे ही वार्षिक राशि जो है दिल्ली सल्तनत को क्या करूंगा, हर वर्ष दूंगा। ठीक है, तो उस क्या हो जाता है इस समय, फिर प्रताप रुद्रदेव जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन आ जाता है। ठीक है, फिर मलिक काफूर के बाद आगे चलकर कौन आते हैं, तुगलक वंश आते हैं। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आते हैं। तुगलक वंश, तो तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक जब शासक बनते हैं, गयासुद्दीन तुगलक,
गयासुद्दीन तुगलक, तो फिर से आक्रमण करते हैं वारंगल में, ठीक है, और इनको पूरी तरह से वारंगल क्षेत्र से खदेड़ देते हैं और इनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है वारंगल क्षेत्र से। और ये अपनी जान बचाकर अपने भाई के साथ में, अन्नम देव के साथ में कहाँ चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वारंगल में काकतियों का जो वंश है वो समाप्त हो जाता है तुगलक वंश के, गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रताप रुद्रदेव कुछ दिन के बाद इनका निधन हो जाता है। और चूंकि इन लोग बस्तर क्षेत्र में जाते हैं, बस्तर क्षेत्र में कुछ आदिवासियों को इकट्ठा करते हैं इन लोग, और बस्तर क्षेत्र में जब इन लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पे बीजापुर क्षेत्र में उन लोग प्रवेश करते हैं। बीजापुर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उस समय वहाँ पे शासन कौन कर रहे होते हैं, छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश को हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, अच्छे से डिटेल से पढ़ा हुआ है। वहाँ पे एक शासक हुआ करते थे हरिश्चंद्र, जो छिंदक नागवंश के अंतिम शासक थे। छिंदक नागवंश के अंतिम शासक, ठीक है, छिंदक नागवंश के अंतिम शासक जिसका नाम था हरिश्चंद्र, इनको सन 1324 ईस्वी में हरा के क्या करते हैं अन्नम देव, छत्तीसगढ़ के बस्तर में काकती वंश की नींव डालते हैं, काकती वंश की नींव डालते हैं। समझ में आ गया इनकी पृष्ठभूमि कैसे रहती है। इसीलिए अन्नम देव को काकती वंश का, छत्तीसगढ़ में काकती वंश का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है, और वारंगल में काकती वंश का संस्थापक कहा जाता है गणपति को। तो इतना समझ में आ गया। गणपति वारंगल में शासन कर रहे होते हैं 13वीं सदी के आसपास। गणपति का कोई पुत्र नहीं रहता, तो उनके बाद जो उत्तराधिकारी है वो कौन बनती है, रुद्रांबा देवी बनती है। रुद्रांबा देवी के बाद उनकी पुत्री होती है, उनका भी कोई पुत्र नहीं रहता, तो ममडम्बा देवी आती है। ममडम्बा देवी के दो पुत्र रहते हैं, अन्नम देव और प्रताप रुद्रदेव, और एक रैला देवी। तो प्रताप रुद्रदेव को गोद लेती है रुद्रांबा देवी और अगला शासक नियुक्त करती है। फिर प्रताप रुद्रदेव जब शासन कर रहे होते हैं तो वारंगल में 2 मुस्लिम आक्रमण होते हैं। सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से, जिसमें उसका नेतृत्व करते हैं मलिक काफूर, और मलिक काफूर के समक्ष आत्मसमर्पण, यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रताप रुद्रदेव आक्रमण नहीं करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, ठीक है। आत्मसमर्पण करने के बाद मलिक काफूर और जो खिलजी वंश है वो वारंगल को अपने अधीन रख लेता है। यहाँ पे पूरी तरह से वारंगल को अपने क्षेत्र में नहीं ला रहा है, उस अपने अधीन रख रहा है। फिर खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत के तहत। दिल्ली सल्तनत के तहत तुगलक वंश में एक शासक हुआ करते थे जिसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक क्या करते हैं, वो फिर से आक्रमण कर देते हैं प्रताप रुद्रदेव के शासनकाल में, और प्रताप रुद्रदेव को वहां से भागना पड़ता है अपनी जान बचाकर, और वो भागकर कहाँ चले जाते हैं, बस्तर क्षेत्र में चले जाते हैं। बस्तर क्षेत्र में जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद में प्रताप रुद्रदेव की मृत्यु हो जाती है, उनका निधन हो जाता है। फिर अन्नम देव जो रहते हैं वो बस्तर के जो शासक रहते हैं, छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र, उनको हरा करके बस्तर क्षेत्र में काकती वंश की नींव डालते हैं। इस प्रकार बस्तर क्षेत्र में काकती वंश स्थापित होता है। तो ये पूरा पृष्ठभूमि है कि बस्तर क्षेत्र में काकती वंश कैसे स्थापित हो रहा है। आगे देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन बनता है, एक तो पृष्ठभूमि से रिलेटेड बनता है कि संस्थापक कौन था, कब स्थापित हुए, किनको हराया, ठीक है। यहाँ पे अन्नम देव को जब हराते हैं, हरिश्चंद्र को जब हराते हैं अन्नम देव, तो अन्नम देव को हरिश्चंद्र की पुत्री चमेली देवी के संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है। उसको पिछले क्लास में देखा था हमने कि चमेली देवी ने किस काकतीय राजा के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो वो कौन थे, अन्नम देव थे, ठीक है। इसमें अब अगला जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं वो प्रमुख शासकों को लेकर बनते हैं, काकती शासकों को लेकर। तो इसमें हम लोग इसको 4 पार्ट में भाग अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहले ऐसे काकती शासक जो स्वतंत्र थे, ठीक है। दूसरे काकती शासक जो भोसलों के अधीन आते थे, जो मराठा साम्राज्य के अधीन आते थे। फिर तीसरा सेक्शन में हम पढ़ेंगे ऐसे काकती शासक जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आते थे। और चौथा हम पढ़ेंगे जो स्वतंत्रता के बाद जो काकती शासक हैं, मूल रूप से उन लोग राजा नहीं है, लेकिन जो वहाँ की जनता है, बस्तर की जनता, वो श्रद्धापूर्वक उनको राजा मानती है, ठीक है। तो 4 कैटेगरी में इनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वतंत्र काकती शासक। देखो इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है। एक तो राजाओं के नाम आप लोगों को एकदम पता होना चाहिए। कुल इसमें 25 राजा हैं, ठीक है। सभी के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्रम अनुसार जमाने के लिए भी पूछ देता है, और इनमें से ऐसा भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताओ कि कौन सा जो है राजा वो काकती वंश से संबंधित है,
ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वतंत्र काकतीय शासक कौन कौन रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा अन्नमदेव का। अन्नमदेव कैसे स्थापित हुए वो मैंने बता दिया। तो सबसे पहला बिंदु अन्नमदेव के बारे में ये याद रखना है कि इनका शासनकाल कब से कब तक था। 1324 ईस्वी से 1369 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। समझ में आ गया। 1324 ईस्वी से 1369 ईस्वी तक अन्नमदेव का शासन चलता है। और सबसे पहली बात इनमें याद रखना है, ये संस्थापक था काकतीय वंश का। ठीक है, दूसरा इसका इनके बारे में ये याद रखना है कि इनको अन्नम राज कहा जाता था, अन्नम राज भी कहा जाता था। दंतेवाड़ा के एक शिलालेख में इनको अन्नम राज कहा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इनको चालकी वंश का राजा भी कहा जाता था। चालकी वंश का राजा, चालकी एक्चुअल में चालुक्य शब्द से अपभ्रंशित होकर बना एक शब्द है। चालुक्य, चालुक्य एक राजवंश था। वो कैसे क्यों कहा जाता है उनको ये बता देता हूं मैं। देखिए यहाँ पे हमने देखा ममडंबा देवी के दो पुत्र रहते हैं, अन्नमदेव और रुद्र प्रताप देव। तो ममडंबा देवी का जो विवाह है वो होता है, इनका विवाह होता है अन्हिलवाड़ के चालुक्य राजा, अन्हिलवाड़ के चालुक्य राजा जिनका नाम था महादेव। ठीक है, जिनका नाम क्या था, महादेव। ममडंबा देवी का विवाह किनसे होता है, अन्हिलवाड़ के चालुक्य राजा महादेव से होता है। और चूंकि इनका विवाह चालुक्य राजा से हुआ है, इसीलिए इनके जो पुत्र है वो क्या कहलाएंगे, चालुक्य ही कहलाएंगे, चालुक्य वंश के। तो चूंकि अन्नमदेव जो है चालुक्य ही था, प्रताप रुद्रदेव भी चालुक्य थे और रुद्र रैला देवी भी चालुक्य वंश से संबंधित थी। लेकिन इन लोग आगे चलकर कौन से वंश का शासन संभाल रहे हैं, काकतीय वंश का, काकतीय वंश का शासन संभाल रहे हैं। इसलिए इनको काकतीय वंश के राजा, काकतीय वंश का राजा कहा जाता है। लेकिन मूल रूप से इन लोग थे क्या, कौन, चालुक्य राजा थे। ठीक है, दत्तक जो नियम होता है दत्तक ग्रहण का, दत्तक क्या हो रहा है यहाँ पे, रुद्रम्बा देवी प्रताप रुद्रदेव को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर रही है और आगे राजा बना रही है। तो दत्तक पुत्र का जो नियम होता है वो ये कहलाता है कि ये जो प्रताप रुद्रदेव है ये किस राजवंश में पैदा हुआ है ये मायने नहीं रखेगा, ये किस राजवंश को आगे बढ़ा रहा है वो मायने रखेगा। और किस राजवंश को आगे बढ़ा रहा है, काकतीय राजवंश को। इसीलिए जो अन्नमदेव है और रुद्र प्रताप देव है आगे चलकर क्या कहलाए, काकतीय राजा कहलाए। लेकिन मूल रूप से इन लोग चालुक्य थे। ठीक है, तो इसीलिए इनको चालकी वंश राजा भी कहा जाता है। चालकी मतलब चालुक्य, वंश मतलब वंश का राजा। ठीक है, ये याद रखना है। और अन्नम राज के बारे में याद रख लेना कि दंतेवाड़ा शिलालेख में इसको ये कहा गया है, शिलालेख, शिलालेख में ये कहा गया है। चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये है कि इन्होंने राजधानी किसको बनाया था जब शासन किया। तो हमने छिंदक नागवंश के समय देखा था चक्रकोट, भ्रमरकोट और बारसूर, तीन प्रमुख राजधानियां थी। इस समय जो राजधानी थी वो था मंदहोता, मंदहोता। ठीक है, बस्तर का ही क्षेत्र है मंदहोता, उसको इन्होंने राजधानी बनाया था। तो चार महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप लोगों को इसमें याद रखना है। इसके अलावा आप इनकी पत्नी का भी नाम याद रख सकते हो। पत्नी का नाम है सोन कुंवर चंदेलिन, सोन कुंवर चंदेलिन। ये किनकी पत्नी है, अन्नमदेव की पत्नी है सोन कुंवर चंदेलिन, जो कि चंदेल वंश से संबंधित रहती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। इसका शासनकाल भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा अन्नमदेव के बारे में ये महत्वपूर्ण चीज़ है एक और, इन्होंने एक मंदिर निर्माण करवाया था, मंदिर बनवाया था जो है दंतेश्वरी मंदिर। दंतेश्वरी मंदिर कहाँ पे है ये मंदिर, तो ताराला ग्राम में है, ये भी याद रख लेना, ताराला ग्राम में। ठीक है, कौन सा जिला, दंतेवाड़ा। ठीक है, ताराला ग्राम में है। ये जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये जो मंदिर है वो दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर है, और ये माता रानी दंतेश्वरी की प्रतिमा है। ठीक है, जो गर्भगृह में स्थापित है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, इसको स्थापित किसने करवाया था, राजा अन्नमदेव ने करवाया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखना है अन्नमदेव के बारे में। एक तो मंदिर जो ताराला ग्राम में बनवाया है, दंतेश्वरी माई का मंदिर। दूसरा, इनकी पत्नी सोन कुंवर चंदेलिन थी। तीसरा, इसमें चालकी वंश का राजा और अन्नमराज कहा गया है। और ये
काकतीय वंश के संस्थापक थे। इसके बाद राजा बनते हैं हमीर देव। ठीक है, इसके बाद राजा कौन बन रहे हैं? हमीर देव बन रहे हैं 1369 से 1410 ईस्वी के बीच में। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, उड़ीसा के कुछ ताम्रपत्र में इनके बारे में उल्लेख है। ठीक है, फिर आते हैं भैरव देव। यहाँ पर ध्यान रखना, भैरव देव और भैरम देव दो नाम मिलेंगे जो सिमिलर हैं और जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, भैरव देव, यहाँ पर जो तीसरा जो राजा है वो भैरव देव है। सीक्वेंस में अगर जमाने के लिए दे दिया भैरव देव भैरम देव, तो भैरव देव को पहले लेना है। ठीक है, 1410 से 1468 तक ये शासन करते हैं। भैरव देव के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, इनकी पत्नी का नाम था मेघावती। मेघावती जो आखेट विद्या में निपुण थी। आखेट मतलब शिकार करना, आखेट विद्या में निपुण थी। ठीक है, शिकार करने में माहिर थी। तो इन्हीं के नाम पर एक साड़ी प्रचलित है बस्तर में, जिनको कहा जाता है मेघई साड़ी। मेघई साड़ी। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, मेघावती जो है किनकी पत्नी है? भैरव देव की पत्नी है, और इन्हीं के नाम पर एक साड़ी प्रचलित है बस्तर क्षेत्र में जिसका नाम है मेघई साड़ी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव 1468 से 1534 ईस्वी तक शासन करते हैं। पुरुषोत्तम देव के बारे में दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। इन्होंने बस्तर दशहरा एवं गोंचा पर्व की शुरुआत की। बस्तर में गोंचा पर्व की शुरुआत की। बस्तर दशहरा में डिटेल में देखेंगे पुरुषोत्तम देव के बारे में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बस्तर दशहरा एवं गोंचा पर्व कैसे स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअल में जो पुरुषोत्तम देव रहते हैं वो भगवान जगन्नाथ के काफ़ी बड़े भक्त रहते हैं। ठीक है, भगवान जगन्नाथ के जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पे वो एक बार जो है तीर्थ करने जाते हैं जगन्नाथ में। कैसे जाते हैं? तो घुटनों के बल लेट के जाते हैं। तो वहाँ के जो राजा रहते हैं, पुरी के जो राजा रहते हैं, वो उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनको रथपति की उपाधि देते हैं और साथ में 16 पहियों वाला रथ देते हैं। तो 16 पहियों के रथ को लेकर वो छत्तीसगढ़ आते हैं और यहाँ पे आकर वो दो चीज़ें स्टार्ट करते हैं। एक गोंचा पर्व स्टार्ट करते हैं और दूसरा बस्तर दशहरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसके साथ में रैला पूजा भी मनाया जाता है। ठीक है, जो बस्तर दशहरा के समय आप लोग पढ़ोगे रैला पूजा, उसको मैं बताऊंगा डिटेल में। तो फिलहाल यहाँ पे याद रख लेना, पुरुषोत्तम देव के शासनकाल में जो है दो चीज़ें स्टार्ट हुई थी, एक बस्तर दशहरा और दूसरा गोंचा पर्व। ठीक है, 1468 से 1534 के बीच में इन्होंने शासन किया। अगला देखते हैं जयसिंह देव। जयसिंह के बाद नरसिंह देव, नरसिंह के बाद प्रतापराज देव, प्रतापराज देव के बाद जगदीश राज देव। यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लेना आप लोग, पुरुषोत्तम देव में, पुरुषोत्तम देव ने जो राजधानी थी वो चेंज करी थी। राजधानी चेंज करा था इन्होंने और राजधानी बनाया था चक्रकोट को। ठीक है, जो बंधोता था अन्नम देव के समय राजधानी, उसको चेंज कर दिया था किसने? पुरुषोत्तम देव ने, और अपनी नई राजधानी स्थापित की थी चक्रकोट में। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे जयसिंह देव, नरसिंह देव, फिर आते हैं प्रतापराज और जगदीश राज। प्रतापराज के समय यहाँ पे याद रख लेना आप लोग PKJA। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ। प्रतापराज के समय गोलकुंडा के जो एक शासक रहते हैं कुली कुतुब शाह, उनका आक्रमण होता है, और जगदीश राज के समय गोलकुंडा के ही शासक रहते हैं जिसका नाम रहता है अब्दुल्ला कुतुब शाह। ठीक है, दोनों शासक हार जाते हैं गोलकुंडा के दोनों शासकों को इन लोग हरा देते हैं। तो इसको याद कैसे करना है अपने को? पी मतलब प्रतापराज और के से कुली कुतुब शाह। ठीक है, कुली कुतुब शाह। ठीक है, इनका आक्रमण होता है और इनको हरा देते हैं। जे से जगदीश राज, ए से अब्दुल्ला कुतुब शाह। ठीक है, तो दोनों याद हो जाएगा। दोनों गोलकुंडा के शासक हैं, गोलकुंडा के शासक हैं और दोनों को हरा रहे हैं ये। ठीक है, जो काकतीय राजा है वो दोनों को हरा रहे हैं, कुली कुतुब शाह को भी हरा रहे हैं और दूसरा जो है अब्दुल्ला कुतुब शाह को भी हरा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद आ जाएंगी। फिर वीर नारायण देव आते हैं। वीर नारायण के बाद आते हैं वीर सिंह देव। देखो इसमें याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोग कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा। शुरू के 4 नाम बहुत सरल हैं। सबसे पहले अन्नम देव के बाद हमीर देव के बाद भैरव देव और पुरुषोत्तम देव। चार लोगों के नाम याद हो गए।
फिर आप लोग याद रखना दो सिंह से नाम है, देखो जय सिंह और नरसिंह, जय सिंह और नरसिंह हो गए। जय सिंह और नरसिंह के बाद दो राज आएंगे, प्रताप राज और जगदीश राज, ठीक है, दो दो करके याद करिएगा। फिर वीर वीर से दो नाम आएंगे, वीर नारायण देव, वीर नारायण पहले आएंगे, फिर वीर सिंह देव, ठीक है। तो वीर नारायण देव, वीर सिंह देव के बाद आ जाएंगे दिक्पाल देव, ठीक है, दिक्पाल देव के बाद आ जाएंगे राजपाल देव, राजपाल देव के बाद आ जाएंगे चंदेल मामा, ठीक है। यहाँ पे दिक्पाल देव जो है वो राजधानी अपना बदल देते हैं चक्रकूट से बस्तर जो है ये राजधानी परिवर्तन करते हैं। तो ये एक चीज याद रख लेना आप लोग, राजधानी परिवर्तन 4 बार राजधानी परिवर्तन होगा, उसको मैं बताऊंगा कौन किसके किसके टाइम पे होता है। फिलहाल अभी याद रख लीजिएगा आप लोग, दिक्पाल देव के समय जो चक्रकोट जो राजधानी बनाया था किसने, पुरुषोत्तम देव ने, वो बदल देते हैं बस्तर में। कौन, दिक्पाल देव। दिक्पाल देव के बाद राजपाल आते हैं, राजपाल के बाद आते हैं चंदेल मामा, ठीक है। अब यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज है, थोड़ा सा स्टोरी है यहाँ पे राजपाल देव और चंदेल मामा के बीच में। चंदेल मामा एक्चुअल में काकतीय शासक नहीं रहते, ये एकमात्र गैर काकतीय शासक हैं जो इस समय राजा बनते हैं, ठीक है, चंदेल वंश के थे ये। देखो राजपाल देव की 2 पत्नियां रहती हैं, एक का नाम रहता है बघेलिन और एक का नाम रहता है चंदेलिन, ठीक है। एक का नाम क्या रहता है, बघेलिन, और एक का नाम रहता है चंदेलिन। तो चंदेल के जो भाई रहते हैं वो चंदेल मामा रहते हैं, ठीक है। ये आगे चलकर राजपाल देव की मृत्यु के बाद वो कुटिलता पूर्वक, ठीक है, वो जो है दुष्टता से, मतलब छल पूर्वक वो क्या करते हैं, राज्य को अपना लेते हैं और शासक बन जाते हैं चंदेल मामा। चंदेल मामा के बाद इनके 2 बेटे रहते हैं, दलपत देव, और इनका एक बेटा और रहता है प्रताप देव, ठीक है, दलपत देव और प्रताप देव, और एक दक्षिण सिंह भी रहता है। 3 बेटे रहते हैं, दक्षिण सिंह, प्रताप देव और दलपत देव। दलपत देव क्या करते हैं, एक दिन रक्षाबंधन के दिन वो चंदेल मामा की हत्या कर देते हैं और वो शासक बन जाते हैं, ठीक है। तो चंदेल मामा के बाद कौन शासक बन रहे हैं, दलपत देव। दलपत देव के बाद दलपत देव के 2 पुत्र रहते हैं, अजमेर सिंह और दरियाव देव, ठीक है। दलपत देव के बाद कौन इसके बेटे कौन रहते हैं, अजमेर सिंह और दरियाव देव। तो अजमेर सिंह शासक बनता है। अजमेर सिंह के टाइम पे जो है आक्रमण होता है, एक विद्रोह होता है जिसका नाम रहता है हलवा विद्रोह, ठीक है। हलवा विद्रोह का मेन कारण जो रहता है वो रहता है दरियाव देव और अजमेर सिंह के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष की, अगला शासक कौन बनेगा, ठीक है। दरियाव देव जो है आगे चलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिल जाता है और ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर, और एक जमींदारी रहती है, ठीक है, जयपुर एक जमींदारी रहती है, वहाँ के जो शासक रहते हैं विक्रम देव, उसको अपने साथ में लेकर अजमेर सिंह को हरा देते हैं और आगे चलकर शासक बन जाते हैं। हलवा विद्रोह में हम पढ़ेंगे डिटेल में, फिलहाल अभी आप लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि अजमेर सिंह के टाइम पे क्या हुआ है, हलवा विद्रोह हुआ है, और इनको क्रांति का मसीहा भी कहा जाता है, क्रांति का मसीहा, और दूसरा हलवा विद्रोह। 2 चीज़ें अभी आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। हलवा विद्रोह हुआ था 1774 से लेकर 1777 में, ठीक है। आगे चल के कौन शासक बन रहे हैं, दरियाव देव बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं वो बता दिया मैंने। उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होगा जिसका नाम रहता है हलवा विद्रोह, उसमें वो अजमेर सिंह को हरा देते हैं और शासक बन जाते हैं। दरियाव देव के समय एक संघर्ष होता है जिसका नाम रहता है भोपालपट्टनम का संघर्ष, ठीक है, भोपालपट्टनम का संघर्ष। एक अंग्रेज अधिकारी रहते हैं जिसका नाम रहता है कैप्टन J.T. ब्लंट। कैप्टन J.T. ब्लंट क्या करते हैं, बस्तर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वहाँ के आदिवासी रहते हैं, जो बस्तर क्षेत्र के आदिवासी रहते हैं, वो उनको कांकेर के समीप ही रोक देते हैं, आगे जाने नहीं देते। और जो उनको रोकने का जो प्रयास है वो क्या हो जाता है, अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच में एक संघर्ष के रूप में देखा गया उस समय जो
उनको रोकने का प्रयास है वो, उसी को नाम दे दिया गया भोपालपट्टनम का संघर्ष। और ये हुआ था 1795 ईस्वी में। ठीक है, किस शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो दरियाव देव के कार्यकाल में हुआ था। ये इतना समझ में आ गया। फिर आते हैं महिपाल देव। महिपाल देव के समय दो संघर्ष देखने को मिलेगा। महिपाल देव के समय दो संघर्ष देखने को मिलेगा। देखो, नेक्स्ट क्लास में मैं पूरे डिटेल में आप लोगों को जनजाति जितने आंदोलन हुए हैं, जितने संघर्ष हुए हैं, वो सभी मैं पढ़ा दूंगा। आज हम लोग देखते हैं काकतीय वंश से जो बेसिक जो क्वेश्चन आता है उसको। तो महिपाल देव के समय दो संघर्ष देखने को मिलेगा। एक नीलू पंथ का आक्रमण, ये आपको देखने को मिलेगा। महिपाल देव के समय नीलू पंथ नहीं, रामचंद्र बाग का आक्रमण देखने को मिलेगा। रामचंद्र बाग का आक्रमण ये होता है 1807 ईस्वी में। ठीक है, देखिए बस्तर क्षेत्र में काकतीय जो शासन है वो चल रहा होता है, और बस्तर के ऊपर में जो क्षेत्र है, जो बाकी जो छत्तीसगढ़ है, जो शेष छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे कलचुरियों का शासन हुआ करता था। और चूंकि 1800 से 1842 ईस्वी में हम देखें तो जो रतनपुर वाला जो क्षेत्र है, जो शेष छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, बस्तर को छोड़ के वहाँ पे कलचुरी राजा, कलचुरी को हटाकर भोसला जो था, जो मराठे थे, वो स्थापित हो गए थे। तो मराठे जो शासक हैं उन लोग इस पर बस्तर पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। और उसी समय एक मराठा शासक रहता है जो अपने सेनापति रामचंद्र बाग को यहाँ पर भेजता है 1807 में, व्यमकोजी भोसला। ठीक है, 1807 के आसपास व्यमकोजी भोसला जो शासक रहता है रतनपुर क्षेत्र में मराठों की तरफ से, वो अपने सेनापति रामचंद्र बाग को यहाँ पर भेजते हैं महिपाल देव को, और महिपाल देव को हरा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और संघर्ष होता है इस समय महिपाल देव के समय, वो होता है परलकोट विद्रोह। ये होता है 1824-25 में। ठीक है, याद हो जाएगा आप। देखो, महिपाल के समय दो संघर्ष देखने को मिल रहा है, रामचंद्र बाग का आक्रमण 1807 में, और दूसरा कौन सा देखने को मिल रहा है 1824-25 में, परलकोट का विद्रोह। ठीक है, ये जनजाति विद्रोह है। इसके बाद भूपाल देव शासक बनते हैं। भूपाल देव 1842 से 1853 के बीच में शासक बनते हैं। इस समय दो संघर्ष देखने को मिलेगा, एक तारापुर और दूसरा मेरिया। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी याद रख लीजिए कि दो जनजातीय आंदोलन हुए हैं, तारापुर और मेरिया। किसके टाइम पे? भूपाल के समय। भैरम देव के समय तीन आपको देखने को मिलेगा संघर्ष, तीन जनजातीय आंदोलन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, एक देखने को मिलेगा मुड़िया, कोई, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह और मुरिया विद्रोह। ये होता है 1859 में, लिंगागिरी होता है 1856 में, और मुरिया विद्रोह जो होता है वो होता है 1876 में। ठीक है, कोई विद्रोह होता है 1859 में, लिंगागिरी विद्रोह होता है 1856 में, और मुरिया विद्रोह होता है 1876 में। तो तीन विद्रोह देखने को मिलेगा भैरम देव के शासनकाल में, तीन जनजाति विद्रोह। कोई विद्रोह जो है साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए हुआ था। लिंगागिरी का विद्रोह जो होता है 1856 की क्रांति के समय हुआ रहता है, इसीलिए इसको महान मुक्ति संग्राम भी बोला जाता है। और एक होता है मुरिया विद्रोह जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की शोषण के विरुद्ध हुआ रहता है 1876 में। तो तीन प्रमुख विद्रोह किसके टाइम पे हुए? भैरम देव के समय। इसके बाद शासक बनते हैं रुद्र प्रताप देव। बहुत कम 6 वर्ष की आयु में इनके पिता की निधन हो जाता है और इनको राजा बनना पड़ता है रुद्र प्रताप देव को। 1891 से लेकर 1991 तक ये राजा रहते हैं। फिर आती हैं इनकी पुत्री। चूंकि रुद्र प्रताप देव का कोई पुत्र नहीं रहता, इसलिए महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी आगे चलकर शासिका बनती है, और ये छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका होती हैं, जो 1921 से 1936 तक शासन करती है। मात्र 12 वर्ष की इनकी आयु रहती है जब ये महारानी बनती है काकतीय राजवंश की। फिर इसके बाद इनके पुत्र होते हैं प्रवीण चंद्र भंजदेव, वो शासक बनते हैं। और ये जो चार शासक हैं, देखिए 3 शासक आपको देखने को मिले मराठा साम्राज्य के अधीन। दरियाव देव जब आते हैं तो दरियाव देव के समय 1770 से 1800 के बीच में आपको देखने को मिलेगा मराठा साम्राज्य।
ठीक है, बस्तर क्षेत्र में जो है काकतीय राजवंश थे और छत्तीसगढ़ के जो रतनपुर क्षेत्र है वहाँ पे जो है मराठा साम्राज्य स्थापित हो चुका था। 1741 में काकतीयों को हरा के जो मराठा थे वो रतनपुर क्षेत्र में स्थापित हो गए थे। अब वो बिल्कुल प्रयास करेंगे मराठा जो है कि वो रतनपुर क्षेत्र जो शेष छत्तीसगढ़ क्षेत्र है उसके साथ साथ वो बस्तर क्षेत्र को भी विजित करे। तो एक एक करके वो आक्रमण करते रहते हैं। तो मराठा साम्राज्य के अधीन ये आ जाता है दरियाव देव। ये कैसे आता है इसको हल्बा विद्रोह के समय मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में। फिलहाल याद रख लीजिए कि मराठा साम्राज्य के अधीन जो है सबसे पहला शासक रहता है दरियाव देव, फिर महिपाल देव और भूपाल देव। फिर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ जाता है। देखो 1853 में क्या होता है, मराठों को हराकर रघुजी तृतीय जो अंतिम मराठा शासक रहते हैं उनको हराकर उनका जब निधन हो जाता है तो उनका कोई पुत्र नहीं रहता। ठीक है, तो उस समय लाल डलहौजी क्या करते हैं, जो रतनपुर क्षेत्र है, रतनपुर में जो मराठे हैं उनको उस क्षेत्र को क्या करते थे, हड़प नीति के तहत अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं 1853 में। तो 1853 में जैसे ही मिलाते हैं तो जो क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ वाला रतनपुर वाला क्षेत्र है और साथ में जो बस्तर क्षेत्र है वो भी किसके अधीन आ जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन आ जाता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन पहला शासक भैरम देव रहते हैं। ठीक है, इस समय जो मौर्य जो आपको देखने को मिलेगा 1856 का विद्रोह, उसका एक रीज़न ये भी रहता है कि उन लोग जो थे, आदिवासी लोग जो थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन नहीं रहना चाहते थे। तो क्या कर देते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो रुद्र प्रताप, भैरम देव के बाद रुद्र प्रताप देव के बाद महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी, फिर प्रवीण चंद भंजदेव। ये अगर हम लोग देखें अंतिम काकतीय शासक तो इनको बोला जा सकता है, क्योंकि इसके बाद राजा की जो उपाधि थी वो समाप्त कर दी गई थी जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद। तो प्रवीण चंद भंजदेव ऐसे देखें हम लोग तो अंतिम शासक बोला जा सकता है। और जब रियासतों का विलीनीकरण हुआ था तब हस्ताक्षर भी राजा प्रवीण चंद भंजदेव ने किया था और इनका जो शासनकाल था 1936 से 1947 के मध्य था। ठीक है, तो ये था बेसिक जानकारी काकतीय वंश के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं आज जो क्वेश्चन है उसको एक एक करके हम लोग करने का प्रयास करते हैं। बस्तर के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हो। इसके संस्थापक कौन थे, इसमें अजमेर सिंह, अन्नमदेव, वी नारायण और दुर्वा माड़िया। तो इसमें उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्नम देव। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न करते हैं हम लोग, अन्नम देव ने काकतीय वंश की नींव किस वर्ष रखी। ठीक है, इसको मैं बता चुका हूं। कौन सा इसमें ऑप्शन सही आएगा, इसका उत्तर सही आएगा, इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, 1324 ईस्वी में। 1324 ईस्वी में जो छिंदक नागवंश के अंतिम शासक रहते हैं हरिश्चंद्र, उनको हराकर काकतीय वंश स्थापित करते हैं राजा अन्नम देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1324 ईस्वी। ठीक है, एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, 1324 ईस्वी में स्थापित होते हैं और 1324 ईस्वी से 1947 तक बस्तर में काकतीय राजवंश रहते हैं और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले राजवंश में इसका नाम आता है काकतीय राजवंश का। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। काकतीय शासकों को क्रमानुसार जमाइए। जैसे मैंने बताया अभी, यहाँ पे 4 राजा दिए गए हैं, उनको आपको लाइन से जमाना है कि कौन से राजा पहले आए। भैरव देव, जयसिंह देव, राजपाल देव और प्रताप राजदेव। देखो 4 राजा मैंने शुरू में बताया था, कौन कौन से थे, अन्नम देव, हमीर देव, पुरुषोत्तम देव और अन्नम देव, हमीर देव, भैरव देव और पुरुषोत्तम देव, 4 राजा थे। ठीक है, तो तीसरे राजा भैरव देव थे, तो ये सबसे पहले आ जाएंगे। जयसिंह और नरसिंह इसके बाद आते हैं। ठीक है, तो जयसिंह आ जाएंगे दूसरे नंबर पे, फिर राजपाल देव और प्रताप राजदेव में। तो प्रताप राज पहले आएंगे। देखियो 2 सिंह के बाद 2 राज आते हैं, जय सिंह और नरसिंह, उसके बाद 2 राज आएंगे, प्रताप राज और जगदीश राज, फिर आगे चलकर राजपाल देव, इन लोग आते हैं। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा, ये सीक्वेंस आ जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाने हैं वहाँ पे, इसलिए राजाओं के क्रम को याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें 4 कथन दिए गए हैं। ठीक है, इन्होंने जगदलपुर को चौराहों का शहर बनवाया। रुद्र प्रताप देव से संबंधित है ये 4 कथन, रुद्र प्रताप देव से रिलेटेड है। जगदलपुर को चौराहों का शहर बनवाया। इनके शासनकाल में तत्कालीन राय बहादुर पंडा ने वनों को आरक्षित घोषित किया। बस्तर रियासत में अनिवार्य शिक्षा लागू करवाया। इनके शासनकाल में दंतेश्वरी देवी मंदिर में नरबलि प्रथा प्रचलित थी। देखो रुद्र प्रताप देव बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हैं। ये रुद्र
प्रताप देव बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है। इसके बारे में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला चीज़, रुद्र प्रताप देव के बारे में याद रखना है कि 6 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में राजा बनते हैं। कितने वर्ष की आयु में? 6 वर्ष की आयु में राजा बनते हैं, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब ये 6 वर्ष की आयु में राजा बनते हैं तो क्या ये राजकाज संभालने के लिए काबिल है? नहीं है। तो दो ब्रिटिश अधिकारी रहते हैं जिसका नाम रहता है कैप्टन गेयर एवं फैगन। कैप्टन फैगन वो शासन को संभालते हैं। कौन कौन? कैप्टन गेयर और कैप्टन फैगन जो है शासन को संभालते हैं जब ये 6 वर्ष के रहते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये, कैप्टन गेयर और फैगन क्या करते हैं? बहुत सारे निर्माण कार्य भी करवाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए हैं। वैसे ही गेयर और फैगन, ठीक है, गेयर और फैगन जो है वो भी आगे चलकर कुछ निर्माण कार्य करवाते हैं, ठीक है। उसी में से कुछ वन नीति लागू करना, नई शिक्षा नीति लागू करना, इसके अलावा रोड बनवाना, स्कूल बनवाना, तो ये सब कौन करवाते हैं? गेयर और फैगन करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दीवान रहता है बैजनाथ पांडा, दीवान रहता है इसके टाइम पे बैजनाथ पांडा। ये याद रखना है आप लोगों को, ये बहुत बार पेपर में पूछ चुका है। जब भूमकाल का संघर्ष होता है रुद्र प्रताप देव के शासनकाल में आदिवासियों द्वारा, तो उस समय बैजनाथ पांडा क्या कर देते हैं? बस्तर क्षेत्र में वन जो नीति बनाई रहती है उसको लागू करवाते हैं, जिसका विरोध करते हैं ब्रिटिश, उसका विरोध कौन करते हैं? जो आदिवासी रहते हैं और वो, ठीक है। और वही जो है भूमकाल का आंदोलन रहता है। वो एक कारण नहीं रहता है, उसके बहुत सारे कारण रहते हैं, लेकिन उन कारणों में से एक रहता है जो बस्तर क्षेत्र है वहाँ पर वन नीति लागू करना, ठीक है। तो रुद्र प्रताप देव के बारे में ये चीज़ें हो गई। इन्होंने अपनी विद्या कहाँ से प्राप्त करी थी? तो इन्होंने विद्या ग्रहण की थी राजकुमार कॉलेज से, जो रायपुर में है। राजकुमार कॉलेज से विद्या ग्रहण किया था, ठीक है। रुद्र प्रताप देव के बारे में एक चीज़ और है जो याद रखना है आप लोगों को, इनको सेंट ऑफ जेरूसलम कहा जाता था। सेंट ऑफ जेरूसलम, सेंट ऑफ जेरूसलम क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इनका शासनकाल देखेंगे आप लोग तो प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे इनका शासन जो है रहता है, 1914 के आसपास इनका शासन रहता है। तो 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इस समय इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है युद्ध में साथ दिया था, इसलिए इनको सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था, ठीक है, सेंट ऑफ जेरूसलम। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखना है। और जगदलपुर में ऐसी टाउन प्लानिंग करवाई थी कि वहाँ पे जो चौराहे थे, बहुत सारे चौराहे बनाए गए वहाँ पे जगदलपुर क्षेत्र में, इसीलिए जगदलपुर को चौराहों का नगर भी कहा गया। वो भी किनके टाइम पे कहा गया? रुद्र प्रताप देव के समय। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, इनके शासनकाल में राय बहादुर पांडा ने वनों को आरक्षित किया, बिल्कुल सही है। ये राय बहादुर बैजनाथ पांडा इसका पूरा नाम था। बस्तर में अनिवार्य शिक्षा लागू करवाए, ये भी सही है, अनिवार्य शिक्षा लागू करवाए, वन नीति लागू करवाए। इसके शासनकाल में दंतेश्वरी मंदिर में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी, ये पूरी तरह से गलत है। नरबलि की प्रथा इसके पहले जो शासक थे भैरव देव नहीं, भूपाल देव, ठीक है। 1842 के आसपास यहाँ पे एक विद्रोह होता है जिसका नाम रहता है मेरिया विद्रोह। ये कब होता है? 1842 में शुरू होता है, ठीक है। भूपाल देव के शासनकाल में एक विद्रोह होता है जिसका नाम है मेरिया विद्रोह। ये जो विद्रोह है ये नरबलि प्रथा को रोकने के अगेंस्ट में हुआ है। नरबलि प्रथा एक्चुअल में आदिवासियों की परंपरा का एक हिस्सा था। वो ऐसा मानते थे कि उनकी परंपरा का एक हिस्सा है, और दंतेश्वरी मंदिर में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी। चूंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और भूपाल देव ने क्या किया था, इस नरबलि प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, इसी के अगेंस्ट में एक विद्रोह हुआ था जिसका नाम था मेरिया विद्रोह। तो जो दंतेश्वरी मंदिर में नरबलि की जो प्रथा थी वो भूपाल देव के समय संबंधित थी, भूपाल देव से, न कि रुद्र प्रताप देव से। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के अधीन बस्तर के प्रथम राजा कौन थे? भूपदेव, भूपाल देव, भैरम देव या राजपाल देव? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन जो पहले शासक थे भूपाल देव थे। 1842 के आसपास ये राजा बनते हैं, ठीक है। और जब ये राजा बनते हैं
तो 1853 में क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्थापित हो जाती है जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे, और छत्तीसगढ़ में लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के तहत पूरे छत्तीसगढ़ को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। चूंकि बस्तर भी छत्तीसगढ़ का ही हिस्सा है, इसीलिए बस्तर भी क्या हो जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन आ जाएगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जैसे ही अधीन आते हैं तो उस समय शासक रहते हैं इसके भोपाल देव, जो काकतीय राजा रहते हैं। असत्य कथन की पहचान करना है। प्रफुल्ल कुमारी बस्तर की प्रथम महिला शासिका थी, बता चुका हूं मैं, ये बिल्कुल सही है। रानी चोरिस ने अपने पति और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, ये भी बहुत सही है। ये 1878 से लेकर 1886 1878 से लेकर 1886 के बीच में एक विद्रोह होता है जिसको बोला जाता है रानी चोरिस का विद्रोह। कौन सा विद्रोह? रानी चोरिस का विद्रोह 1878 से 1886 के बीच में हुआ रानी चोरिस। रानी चोरिस एक्चुअल में है कौन? ये है जुगराज कुंवर, महारानी जुगराज कुंवर, और ये जो है भैरम देव की पत्नी है। ठीक है, जुगराज कुंवर क्या करती है, अपने पति और ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध एक विद्रोह करती है जिसका नाम रहता है रानी चोरिस का विद्रोह। ये करती क्यों है, इसका रीजन क्या रहता है? भैरम देव की दो पत्नियां रहती है, एक स्वर्ण कुंवर देवी और एक जुगराज कुंवर। ठीक है, स्वर्ण कुंवर देवी, जुगराज कुंवर, और ये तीसरा विवाह करते हैं एक मुस्लिम महिला से। ठीक है, उसका विरोध कौन करती है? जुगराज कुंवर करती है, क्योंकि वो उसको धर्म से जोड़ कर देखती है, और जो है गैर धर्म वाली है करके मुस्लिम महिला, गैर धर्म वाली एक मुस्लिम महिला से विवाह कर रहे हैं, वो गलत है करके क्या करती है, विद्रोह कर देती है, और इसमें इनका साथ जो रहते हैं बस्तर की आदिवासी महिला भी देती है। ठीक है, तो जुगराज कुंवर ने जो विद्रोह किया उसी को क्या नाम दिया गया? रानी चोरिस का विद्रोह। और ये विद्रोह होता है 1878 से 86 के बीच में। ये 8 वर्षों का एक संघर्ष रहता है। ठीक है, और रानी चोरिस एक्चुअल में क्या होता है? रानी चोरिस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, चो और रेस। तो चो का मतलब होता है रानी, और रिस का मतलब होता है गुस्सा या कोप। तो रानी का गुस्सा या रानी का कोप, इसी को जो है आदिवासी जो बोलचाल है, जो जनजाति बोलचाल है, उसमें चोरिस कहा गया है। ठीक है, तो रानी चोरिस का विद्रोह कब हुआ? 1878 से 86 के बीच। तो रानी चोरिस ने अपने पति और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, ये बिल्कुल सही है। घैटी पोनी स्त्रियों के क्रय विक्रय से संबंधित एक प्रथा थी। देखो, घैटी पोनी क्या था? घैटी पोनी प्रथा क्या थी? घैटी पोनी जो है, इसका अर्थ होता है कुटुंब की बहाली। क्या होता है इसका अर्थ? कुटुंब की बहाली। घैटी पोनी में 4 जातियां रहती है, सुंडी, कला, धोबी, कलार और पनरा। ये 4 जातियां रहती है। घैटी पोनी एक ऐसी प्रथा है जिसमें स्त्रियों को बेचा जाता है। ठीक है, घैटी पोनी एक ऐसी प्रथा है जिसमें स्त्रियों को बेचा जाता है, और ये प्रथा प्रचलित थी रुद्र प्रताप देव के समय। ठीक है, किसके समय? रुद्र प्रताप देव के समय प्रचलित थी। 1898 में एक ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे जिसका नाम था चैपमैन। 1898 में चैपमैन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि रुद्र प्रताप देव के समय एक प्रथा प्रचलित थी जिसका नाम था घैटी पोनी। घैटी पोनी का अर्थ क्या है? कुटुंब की बहाली। इसमें होता क्या है? स्त्री की विक्रय होती है, स्त्रियों को बेचा जाता है। और कौन सी स्त्रियों को बेचा जाता है? 4 जातियों की स्त्री को, सुंडी, कलार, धोबी और पनरा। ये 4 जातियां हैं जिनकी स्त्रियों को बेचा जाता है। क्यों बेचा जाता है? तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ दुर्व्यवहार करती हैं तो उसके पति जो है वो राजा को बेच सकते हैं। ठीक है, और उसका जो हिस्सा जो बेचेगा, जो पैसा आएगा, वो किस में जाएगा? राजकोष में जाएगा। ठीक है, और नीलामी के द्वारा उनको बेचा जाता है। जो सबसे अधिक बोली लगाएगा उस व्यक्ति को, उस महिला को बेच दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये रहती है कि जो भी व्यक्ति खरीदेगा वो व्यक्ति उस महिला की जाति का होना चाहिए। जैसे सुंडी जाति की कोई स्त्रियों को बेचा जा रहा है तो सुंडी जाति का कोई व्यक्ति ही उसे खरीद सकता है बोली लगाकर। ठीक है, तो ये घैटी पोनी की एक प्रथा प्रचलित थी, स्त्री विक्रय की प्रथा थी। तो ये बिल्कुल सही है। अजमेर सिंह को सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दिया गया था।
तो ये भी कथन सही है, इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, ये चारों कथन जो है सत्य है। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चन को बनाने का मेन पर्पस ये है कि आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट्स एक साथ याद हो जाए। तो माफ कीजिएगा, ये कथन गलत है, अजमेर सिंह नहीं है, यहाँ पे रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई थी, इसको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ठीक है, तो ये जो डी ऑप्शन है ये गलत है। लोहंडी गुणा तरंगिनी नामक रचना किसकी है? प्रवीर चंद्र भंजदेव, सोमेश्वर देव, गोपाल मिश्र और माखन मिश्र। तो ये रचना है प्रवीर चंद्र भंजदेव की, प्रवीर चंद्र भंजदेव। इनकी दो पुस्तकें हैं, एक है लोहंडी गुणा तरंगिनी, लोहंडी गुणा तरंगिनी, और दूसरी जो रचना है आई प्रवीर द आदिवासी गॉड, आई प्रवीर दी आदिवासी गॉड, आदिवासी गॉड। ठीक है, तो दो इनकी रचनाएं हैं, आई प्रवीर दी आदिवासी गॉड और दूसरा लोहंडी गुणा तरंगिनी। प्रवीर चंद के बारे में एक चीज और इंटरेस्टिंग चीज ये है, इनकी हत्या कैसे हुई थी? इनकी हत्या पुलिस के गोली चालन द्वारा हुई थी, पुलिस के गोली चलाने के द्वारा, गोली चलाने के कारण। ठीक है, पुलिस के गोली चलाने के कारण हुई थी इनकी हत्या। 1966 में इनकी हत्या हुई थी। कहाँ हुई थी? राजमहल में ही जो है इनकी हत्या कर दी गई थी पुलिस के गोली चालन से। ठीक है, तो प्रवीर चंद भंजदेव में याद रखना है। एक चीज़ मैंने और बताया था, एक फैक्ट इससे रिलेटेड, इसका जो विलीनीकरण जो होता है, रियासतों का विलीनीकरण, तो बस्तर रियासत का जब विलय हुआ छत्तीसगढ़ में, तो उस समय शासक कौन रहते हैं? प्रवीर चंद भंजदेव रहते हैं। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को यहाँ पे। किस शासक के शासनकाल में गोलकुंडा के मोहम्मद कुली कुतुब शाह की सेना ने बस्तर पर आक्रमण किया था? तो इसको मैंने बता दिया है, PK और JA, ये दोनों याद रखना है। प्रताप राजदेव के समय कुली कुतुब शाह का आक्रमण, और जगदीश राजदेव के समय अब्दुल्ला कुतुब शाह का आक्रमण। ठीक है, तो दो नाम आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रताप राजदेव। जगदीश राज के समय किसका होगा? अब्दुल्ला कुतुब शाह का आक्रमण होगा। बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण करने वाला प्रथम भोसले सेनापति कौन था? तो ये सेनापति था नीलू पंत। 1770 के आसपास ये आक्रमण करता है। ठीक है, 1770 के समय ये आक्रमण करता है, और इस समय रहता है जो शासक रहते हैं वो रहते हैं दलपत देव। दलपत देव के समय ये आक्रमण होता है। ठीक है, तो इस समय इसको याद रख लेना, दलपत देव के समय इसका आक्रमण होता है। नीलू पंत जो है मराठा जो शासक रहते हैं उनके सेनापति रहते हैं ये। ठीक है, 1770 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलू पंत। और दूसरा आक्रमण होता है 1807 में। कौन करते हैं? रामचंद्र बाग करते हैं। ठीक है, इस समय शासक रहता है महिपाल देव। ठीक है, दोनों नाम आप लोग याद रख लेना। ये दूसरा आक्रमण होता है रामचंद्र बाग का 1807 में। ठीक है, तो फर्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीलू पंत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र में मराठा नियंत्रण में आ गया? कौन सी संधि थी जिसके द्वारा जो बस्तर क्षेत्र है वो मराठों के नियंत्रण में आ गया था? ठीक है, तो ये जो संधि थी इसका सही आंसर है कोटपाड़ की संधि। देखो, हलबा विद्रोह जब होता है तो हलबा विद्रोह के समय एक संधि होती है कोटपाड़ की संधि। इसको हलबा विद्रोह जब पढ़ेंगे तो उस समय बताऊंगा मैं डिटेल में। ये संधि होती है 6 अप्रैल 1778 में। 6 अप्रैल 1778 में, डेट याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक पक्ष रहता है अजमेर सिंह और दूसरा पक्ष रहता है दरियाव देव। अजमेर सिंह शासक बनता है। ठीक है, हलबा विद्रोह दोनों के बीच में हुआ है तो दोनों के बीच में संधि भी होगा, अजमेर सिंह और दरियाव देव। ठीक है, तो अजमेर सिंह के समय क्या होता है? इस संधि के तहत अजमेर सिंह क्या करता है, दरियाव देव क्या करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट और एक जमींदारी रहती है उसके साथ मिलकर, विक्रम देव के साथ में मिलकर, जयपुर एक परगना एक जमींदारी रहती है उसके साथ में मिलकर अजमेर सिंह को हरा देता है और शासक बन जाता है। ठीक है, तो इस संधि में क्या होता है, ये दरियाव देव 3 लोगों के साथ संधि किया रहता है। एक है जयपुर, एक है जयपुर
ठीक है। दूसरा है भोसला शासक, ठीक है, और तीसरा है अंग्रेज। ठीक है, किससे किससे? जयपुर, भोसला और अंग्रेज। जयपुर की तरफ से कौन रहते हैं? विक्रम देव रहते हैं, विक्रम देव। और भोसला की तरफ से रहते हैं त्रयंबक, अवीर राव। और अंग्रेज की तरफ से रहते हैं जॉनसन। ठीक है, जयपुर की तरफ से विक्रम देव रहते हैं, भोसला की तरफ से त्रयंबक अवीर राव, और जॉनसन रहते हैं अंग्रेज की तरफ से। इन तीनों के साथ मिलकर ये क्या कर देते हैं? मिल के अजमेर सिंह को हरा देते हैं। ठीक है, कोटपाड़ की संधि के तहत हुआ क्या रहता है? जयपुर परगना, जो कोटपाड़ जो परगना है वो किसको मिल जाता है? विक्रम देव को मिल जाता है। भोसलों को क्या बोलते हैं वो? कि वो टकोली देंगे, 59,000 रुपये के आसपास टकोली देंगे। नहीं, जो बस्तर जो क्षेत्र है वो किसके अधीन आ जाएगा? भोसले के अधीन आ जाएगा। ये त्रयंबक अभिराव को बोलते हैं। विक्रम देव को जो है वो क्या करते हैं? वो कुछ परगना दे देते हैं, कोटपाड़ परगना, चुरचुड़ा परगना, ठीक है, और दो और परगने हैं, ठीक है, पोड़ागढ़ परगना, ठीक है, और रायगढ़ा परगना। ये 4 परगने किसको दे देते हैं? विक्रम देव को दे देते हैं। जॉनसन को कुछ मिलता नहीं है उस वक्त, लेकिन चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एक बड़े एम को लेकर साथ चल रही होती है, वो क्या करती है? आगे चलकर भोसलों को हटा देती है। फिलहाल जो बस्तर क्षेत्र है वो किसके अधीन जा रहा है? भोसलों के अधीन जा रहा है। लेकिन भोसलों को हराता कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट हराता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को आगे चलकर ये पूरा क्षेत्र मिलने वाला ही था। ठीक है, तो इस समय इसको चूंकि तत्कालीन जो है इनको लाभ नहीं मिला, लेकिन आगे चलकर इनको लाभ मिला, और इसका एक पक्ष जरूर था ये। तो याद रख लेना, कोटपाड़ की संधि हुई है अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य में। इसके 3 पक्ष रहते हैं, जयपुर, भोसला और अंग्रेज। तो बस्तर क्षेत्र मराठा के नियंत्रण में कोटपाड़ संधि के तहत आ गया। ठीक है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? चौराहों का नगर जगदलपुर को बोला जाता है। और इसको स्थापित किसने किया था? चौराहों का नगर किसने बनाया था? तो बनाया था रुद्र प्रताप देव ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किनके शासनकाल में गोंचा पर्व की शुरुआत हुई? तो इसको बिल्कुल बना सकते हो आप, अन्नम देव, पुरुषोत्तम देव, दरियाव देव, दलपत देव। तो इसका सही आंसर आ जाएगा पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव ने 2 चीजें शुरू करी थी, बस्तर का दशहरा और गोंचा पर्व। छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौता पत्र में हस्ताक्षर किया? ठीक है, तो इस समय हस्ताक्षर किया था प्रवीण चंद्र भंजदेव ने, क्योंकि 1947 में यही शासक रहते हैं। ठीक है, फिर बस्तर की रानी जुगराज कुंवर ने अपने राजा के विरुद्ध कब विद्रोह किया था? इसको मैंने बताया कि 8 वर्षों का संघर्ष था ये, 1878 से 1886 के मध्य ये संघर्ष होता है। और जुगराज कुंवर, जिसको क्या कहा गया? कौन सा विद्रोह कहा गया? रानी चोरिस का विद्रोह। रानी चोरिस का विद्रोह भी कहा गया। ठीक है, शासक कौन रहते हैं इस समय? भैरम देव रहते हैं। फिर एक प्रश्न है, ये प्रीलिम्स में ही आया था, 2021 के प्रीलिम्स में आया था, माफ करना, 2021 के प्रीलिम्स में आया था ये। प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका है। बिल्कुल सही है। प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक 1922 में हुआ था, ये भी सही है। 1922 से लेकर 1936 के आसपास से शासन करती है। ठीक है, और इनकी आयु रहती है इस समय 12 वर्ष। ठीक है, जो अगला जो कथन है वही है। तो इसमें तीनों कथन सही हैं। और इस समय याद रख लेना, प्रफुल्ल कुमारी देवी के बारे में कुछ चीजें हैं। प्रफुल्ल कुमारी देवी, ठीक है, इनका विवाह होता है मयूरभंज के व्यक्ति से। मयूरभंज, ये राजा नहीं है ना, मयूरभंज के राजा के भतीजे हैं, जिसका नाम रहता है प्रफुल्ल चंद्र भंज देव। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ में इनका विवाह होता है, प्रफुल्ल कुमारी देवी का, और इनसे इनकी संतान उत्पन्न होती है प्रवीर चंद्र भंजदेव। प्रवीर चंद्र भंजदेव, ठीक है, प्रवीर चंद्र भंजदेव इनके संतान होते हैं और आगे चलकर वही राजा बनते हैं। ठीक है, प्रवीर चंद्र भंजदेव राजा बनते हैं। प्रफुल्ल कुमारी देवी के बारे में एक याद रख लेना कि 2-3 चीज़ें तो यहाँ पे दी गई है। 1922 में शासिका बनती हैं, 12 वर्ष की इनकी उम्र रहती है और पहली महिला शासिका रहती है। इसके अलावा इन्होंने जो है द इंडियन वुमनहुड एक पत्रिका है, द इंडियन वुमेनहुड
एक पत्रिका है ब्रिटिश गवर्नमेंट की जिसमें इसका उल्लेख है, ठीक है। और इनका जो निधन है वो एक अपेंडिसाइटिस नामक बीमारी से हुआ था। इनका निधन कैसे हुआ था? अपेंडिसाइटिस नामक बीमारी से इनका निधन हुआ था, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग याद रख लीजिएगा प्रफुल्ल कुमारी देवी के बारे में। फिर बस्तर में काकतीय वंश के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए, ठीक है। फिर से आ गया सीक्वेंस में जमाने के लिए, इसको आप लोग बिल्कुल बना सकते हो। क्या होगा इसका सही क्रम? अन्नम देव संस्थापक है, बिल्कुल सही है, पहले नंबर पे यही आ जाएंगे। नरसिंह देव, पुरुषोत्तम देव और दलपत देव में जो पुरुषोत्तम देव है दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, क्योंकि अन्नम देव के बाद शासक बनते हैं हमीर, हमीर के बाद भैरव, भैरव के बाद पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम दूसरे नंबर पे आ जाएंगे यहाँ पे। फिर नरसिंह देव, दो सिंह आते हैं, नरसिंह और जय सिंह और नरसिंह, दो सिंह आते हैं, तो तीसरे नंबर पे ये आ जाएंगे नरसिंह देव, और चौथे नंबर पे आ जाएंगे दलपत देव। ये बहुत आगे चलकर शासक बनते हैं, जिसके बेटे रहते हैं, जिसके बेटे के समय क्या होता है? हल्बा विद्रोह देखने को मिलता है। तो चार चीज़ें हैं। एक इसमें सही क्रम क्या हो जाएगा? 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2, 4, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को काकतीय वंश से रिलेटेड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि काकतीय वंश से संबंधित आपको सभी टॉपिक क्लियर हो गया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।